हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं और इन 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के जो पैरामीटर हैं ए, बी और सी, इसमें क्या रिलेशन है। फिर इनके जो एंगल हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनमें क्या रिलेशन होता है। और इन 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से पॉसिबल यूनिट सेल कितनी होंगी और क्या क्या होंगी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और उसमें हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, CTROMHT, ये था यूनिट क्रिस्टल सिस्टम का नाम। फिर हमने ए, बी और सी में रिलेशन के लिए ट्रिक बनाया था, वो हमने आपको बताया था एट एन NTN, ये ए, बी और सी का रिलेशन था। फिर हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा के बीच रिलेशन के लिए आपको ट्रिक बताया था, अल्फ़ा, बीटा और गामा के लिए 3 3 3 3 2 2 0। और फिर हमने आपको पॉसिबल यूनिट सेल के लिए ट्रिक बनाया था 3 2 1 4 2 1 1। तो इस तरीके से पूरा हमारा ये कंप्लीट हो गया था। फिर ये पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल के लिए भी हमने आपको तरीका बताया था कि इसमें आपको ध्यान रखना है OM का। इसमें पहले आपको EC लिख देना है, इसमें भी EC लिख देना है। एज सेंटर, इन दोनों में ओम हमने बताया था या ओमा बताया था कि इसमें हमेशा एक यूनिट सेल जो पॉसिबल है वो इंड सेंटर और ईज सेंटर और एज सेंटर होगा। और बाकियों के लिए हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले प्राइमरी होगा, फिर उसके बाद बॉडी सेंटर होगा, उसके बाद फेस सेंटर होगा। अब इसको भरने का तरीका था कि इसमें 3 है, तो प्राइमरी होगा, फिर बॉडी सेंटर होगा और फिर फेस सेंटर होगा। इसमें 2 ही हैं, तो एक प्राइमरी होगा और एक बॉडी सेंटर होगा। एक ही है तो इसमें सिर्फ प्राइमरी होगा। इसमें 4 हैं तो प्राइमरी होगा, बॉडी सेंटर होगा, एज सेंटर तो होगा ही क्योंकि ये स्पेशल केस थे। और इसके अलावा इसमें एक और फेस सेंटर हो जाए। इसमें 2 ही हैं तो एक एज सेंटर होगा और एक होगा प्राइमरी, इसमें प्राइमरी और इसमें प्राइमरी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरी बात कर ली थी। अब यहीं पे एक बात आपको देखना है कि जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इससे टोटल कितने तरह के यूनिट सेल पॉसिबल होते हैं, इनको ऐड करोगे तो ये 14 आएगा। और यही कहा जाता है कि 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस कितने तरह के होंगे, तो ये 14 टाइप के। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में कर ली थी। अब इसके बाद इसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और वो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब जितने भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़े हैं
उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है क्यूबिक यूनिट सेल। जो भी क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़ा था 7, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है क्यूबिक यूनिट सेल, और यही हमारे कोर्स में है। और क्यूबिक के बारे में आपको पहले से ही पता है कि अगर कोई यूनिट सेल क्यूबिक है तो क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं A = B = C, और इसको सपोज कर लिया कि ये A होगा और इसी को बोलते हैं एज लेंथ। और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। अब अगर ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसके जो तीनों पैरामीटर हैं, ये भी एज लेंथ इसकी A होगी, ये एज लेंथ भी A ही होगी, और ये वाली एज लेंथ भी A होगी, ठीक है बेटा। तो ये होता है क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें कुछ और बातें हम लोग कर लें कि अगर एक कोई क्यूबिक यूनिट सेल है तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे। नंबर ऑफ कॉर्नर, आपको पता है क्यूब में कुल कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे बेटा, 8 होंगे, ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ फेस की बात करते हैं। नंबर ऑफ फेस, तो फेस कितने होंगे बेटा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 4, और एक पीछे वाला फेस, ये वाला देखो, ये वाला हो जाएगा ये पूरा, और एक ये आगे वाला। तो टोटल कितने फेस हो गए बेटा, 6 फेस हो गए। तो नंबर ऑफ फेस कितने हो जाएंगे, 6। अब अगर नंबर ऑफ फेस सेंटर की बात करें, नंबर ऑफ फेस सेंटर, फेस सेंटर कितने हो जाएंगे, अगर फेस 6 हैं तो उनके सेंटर भी 6 होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ एज, एज कितने होंगे, तो एज 1 2 3 4 हो गए, फिर ये 5 6 और ये 7, ठीक है। उसके बाद 8 9 और ये हो गया 10, ये 11 और 12। तो टोटल फेस कितने हो जाएंगे बेटा, एज कितने हो जाएंगे, 12। और 12 एज हैं तो हर एज का ये सेंटर होगा, एज का ये सेंटर होगा, तो एज सेंटर भी कितने हो जाएंगे, 12 ही हो जाएंगे। एज सेंटर कितने हो जाएंगे, 12। नंबर ऑफ एज सेंटर ये कितने होंगे, 12 होंगे। ये फेस सेंटर था, ये पीछे वाले के लिए दिखाया हमने, और ये आगे वाले फेस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बॉडी। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, एक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही बॉडी सेंटर होगा, ये बीच में। तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है बेटा। अब इसके अलावा 2 बातें और हमको करनी है, नंबर ऑफ फेस डायगोनल और नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। तो देखो बेटा, फेस अगर 6 हैं तो फेस के जो डायगोनल होंगे वो भी 6 ही होंगे।
तो नंबर ऑफ फेस नहीं डायगोनल, सॉरी, एक फेस में 2 होंगे, ये हो जाएगा 12। एक फेस में 2 डायगोनल होंगे। जैसे मान लो हमने ये फेस निकाल लिया, ठीक है, तो एक फेस का डायगोनल ये होगा और दूसरा फेस का डायगोनल ये होगा। तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल ये कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सुन लो ज़रा, फेस डायगोनल का मतलब है कि आपको कार्नर से कार्नर जाना है, कार्नर से कार्नर जाना है, एक कार्नर से दूसरे कार्नर, और जाते समय आपको फेस सेंटर पढ़ना चाहिए। फेस डायगोनल का मतलब है कॉर्नर टू कॉर्नर थ्रो फेस सेंटर। एक लाइन खींचना है कार्नर से कार्नर और लाइन फेस सेंटर से होके जानी चाहिए, तो ये होता है फेस डायगोनल। और दूसरा होता है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का मतलब है इसमें भी आपको कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है, और किससे होके जाना है? थ्रू बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। तो किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में मैक्सिमम जो बॉडी डायगोनल होंगे वो 4 होंगे और फेस डायगोनल जो होंगे वो 12 होंगे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी बात और कर लें क्यूब के बारे में ही, कि अगर किसी क्यूब की एज लेंथ अगर a है, आपने a मान लिया है, कोई क्यूब है, और इस क्यूब की एज लेंथ आपने a रखी है, तो जो इसका फेस डायगोनल होगा, देखो फेस डायगोनल ये चीज़ होगा, ये फेस हो गया, और फेस डायगोनल का मतलब ये लेंथ, एक कार्नर से दूसरे कार्नर फेस सेंटर से होके, तो ये लेंथ कहलाएगी फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है a√2, जहाँ पे a क्या है? एज लेंथ है। अब अगर हम डिस्टेंस करें, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड फेस सेंटर, फेस सेंटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है a√2, ये पूरी डिस्टेंस, तो ये सेंटर इसके बीच में आएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a√2/2, या ये आ जाएगा a/√2, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें, तो बॉडी डायगोनल का मतलब एक कार्नर से दूसरे कार्नर बॉडी सेंटर से होके, तो ये होगी बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है a√3। तो कार्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, ये हो जाएगा a√3/2, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं, ये आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो पूरी बात हो गई क्यूब के लिए। अब क्यूब में कितने तरह के यूनिट, क्यूबिकल यूनिट सेल में कितने तरह के यूनिट सेल पॉसिबल हो सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी, प्रिमिटिव या प्राइमरी, और उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। तो
क्यूबिक यूनिट सेल में जो सबसे फर्स्ट होगा वो होगा सिंपल क्यूबिक सेल, या इसी को प्रिमिटिव क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको लिखते हैं SCC। ध्यान रखना, अब आगे के लेक्चर में SCC ही बोला जाएगा। SCC का मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। और किसको बोलेंगे, इसकी डिफिनीशन होगी क्यूबिक यूनिट सेल इन विच atoms are present only at corner। ऐसा यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे। और इसका मतलब क्या हुआ, डैट इज लैटिस पॉइंट इज एट कॉर्नर ओनली। लैटिस पॉइंट सिर्फ कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे। अब क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है, ये हो गया क्यूबिक यूनिट सेल। और इस क्यूबिक यूनिट सेल में अगर लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे है और कहीं नहीं है, सिर्फ कॉर्नर पे है, तो ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल का नाम होता है सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। और इसके केस में जो लैटिस पॉइंट आएंगे वो 8 आएंगे, और 8 कहाँ के आएंगे, सबके सब कॉर्नर के आएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। कौन सा यूनिट सेल होता है सिंपल, जिसमें लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं या एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और टोटल लैटिस पॉइंट इसमें आएगा 8। अब इसके बाद जो सेकेंड टाइप का है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं BCC। और डिफिनीशन क्या होगी, क्यूबिक यूनिट सेल in which atoms are present at corner as well as at body center। मतलब क्या हुआ, that is lattice point is corner as well as body center, ठीक है बेटा। ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम जो प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी होंगे। जैसे अगर हम बनाएं एक यूनिट सेल, कैसा, क्यूबिक, तो अगर इसमें एटम कॉर्नर पे भी हैं, 8 कॉर्नर हैं, तो 8 कॉर्नर पे होंगे और साथ में एक इसके बॉडी सेंटर पे होंगे, तो ये एक बॉडी सेंटर पे हो गया, ठीक है। तो टोटल इसमें लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, 8 तो कॉर्नर वाले हो जाएंगे और +1 बॉडी सेंटर का हो जाएगा, तो टोटल लैटिस पॉइंट हो जाएंगे 9, ठीक है बेटा। तो ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी हो, उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या BCC, और इसमें लैटिस पॉइंट टोटल 9 हो जाते हैं। अब जो थर्ड वाला है वो है फेस सेंटर्ड
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जो थर्ड होगा वो होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको बोलते हैं FCC। नाम से ही पता है। देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि कार्नर पे तो एटम हमेशा रहेंगे। अब कार्नर के अलावा कहाँ कहाँ हैं उसके बेसिस पे ये नाम दिया जाता है। ये फेस सेंटर्ड है, इसका मतलब कार्नर के साथ साथ फेस पे भी होंगे। ठीक है बेटा, तो देखें ज़रा, इसको बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल in which atoms are present at corner as well as at face center। That is मतलब कि lattice point is at कॉर्नर एंड फेस सेंटर। कॉर्नर पे भी होगा और फेस सेंटर पे भी होगा। इसका अगर डायग्राम बनाओ तो सब कॉर्नर पे होंगे और कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे। फेस कितने हैं? 6। तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हुआ 4। अब पीछे वाले फेस के लिए हमने यहाँ दिखा दिया और आगे वाले फेस के लिए यहाँ पे दिखा दिया। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे बेटा? 8 तो हो गए कॉर्नर की वजह से और 6 हो गए फेस सेंटर की वजह से। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए 14। ठीक है बेटा। अब जो फोर्थ होगा वो होगा एज सेंटर। एज सेंटर फोर्थ हो जाएगा एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ एज के सेंटर पे होंगे। तो बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as at edge center। ठीक है, that is lattice point is at corner and edge center। ठीक है बेटा, देखो ये क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अब अगर लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे भी हैं और कॉर्नर के साथ साथ एज के सेंटर पे, देखो एज, ये एज होती है, ये एज होती है, ये एज होती है, ये एज होती है, ये एज होती है। तो एज के सेंटर पे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर इस एज के सेंटर में, 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 मतलब जितने भी एज हैं सबके सेंटर में अगर लैटिस पॉइंट है तो ऐसे को बोलेंगे एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको बोलते हैं ECC। ठीक है, तो टोटल लैटिस पॉइंट गिनो कितने होंगे? 8 तो हो गए कॉर्नर की वजह से और प्लस 12 हो जाएंगे एज सेंटर की वजह से। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 20। ठीक है,
इसके अलावा एक और आपके पास आता है जिसको बोलते हैं इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड में क्या होता है कि कार्नर के साथ साथ किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे होते हैं, मतलब एटम आर प्रेजेंट एट कार्नर एज वेल एज एट एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, तो उसको बोलते हैं इंड सेंटर। देखो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा। एज सेंटर, एज और इंड ये दो अलग अलग हैं। एज में एज के सेंटर पे होंगे और इंड में किन्हीं दो अपोजिट फेस सेंटर पे होंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल in which atoms are present at corner as well as at any two opposite फेस सेंटर, ठीक है। डेट इज लैटिस पॉइंट कहाँ पे होगा? कार्नर एंड एनी टू अपोजिट फेस सेंटर पे। जैसे हम क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे, और लैटिस पॉइंट को कार्नर पे तो हमेशा दिखाना है, दिखा दिया। अब किन्हीं दो अपोजिट फेस सेंटर, जैसे मान लो हमने ये फेस एक लिया तो इसका अपोजिट फेस ये होगा, ठीक है। तो इसके सेंटर पे और इसके सेंटर पे, तो ये जो बनेगा ये कहलाएगा इंड सेंटर। और इसके केस में जो लैटिस पॉइंट का नंबर होगा वो 8 हो जाएगा कार्नर की वजह से और 2 हो जाएगा फेस सेंटर की वजह से, तो टोटल हो जाएंगे 10, ठीक है बेटा। तो ये इतने तरह के हमको जो क्यूबिक यूनिट सिस्टम था वो देखना था, ठीक है। अब इसके बाद ज़रा देखना बेटा, अगर हम कोई क्यूबिक यूनिट सेल बनाएं कोई क्यूबिक यूनिट सेल हम बना रहे हैं तो इस क्यूबिक यूनिट सेल के जो 8 कार्नर होंगे, किसी टाइम पे हम अगर किसी एक कार्नर को कंसीडर करें तो ये वाला कार्नर कुल 8 और यूनिट सेल से जुड़ा होगा। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो तो उस कमरे को आप कंसीडर करो और उस कमरे के किसी एक कार्नर को आप देखो तो वो वाला कार्नर इस कमरे के अलावा 7 और कमरों से जुड़ा होगा। कैसे? और इस कमरे को भी इंक्लूड करोगे तो टोटल इस कार्नर से 8 कमरे जुड़े होंगे। देखो कैसे, एक तो जिसमें आप बैठे हो वो कमरा, ठीक है, एक जस्ट इसके पीछे वाला कमरा, 2 हो गए। फिर जिस कमरे में हो उसके लेफ़्ट साइड में एक कमरा
और लेफ्ट के पीछे। तो इसी फ्लोर पे ये कॉर्नर 4 कमरों से जुड़ा है और बिल्कुल इसी तरीके से इन 4 कमरों के ऊपर 4 कमरे और होंगे। यानी कि जो कॉर्नर होता है ये 8 यूनिट सेल से शेयर होता है, 8 यूनिट सेल से शेयर होता है। अब देखो, अगर ये 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है और अगर आपने यहाँ पे एक एटम रखा है, एटम बहुत छोटा है, आप सपोज करो कि यहाँ पे एक फुटबॉल रखा है, तो ये एक फुटबॉल 8 कमरों में कंट्रीब्यूशन देगा अपना। मतलब इस फुटबॉल का एक यूनिट सेल में कितना पार्ट आएगा? सिर्फ 1/8 पार्ट। तो यही 1/8 कहलाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ऑफ कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये हर कॉर्नर इसी के जैसे 7 और या टोटल 8 यूनिट सेल से जुड़े होंगे। तो कॉर्नर पे अगर आपने कोई एटम रखा है तो उस एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट ही हर यूनिट सेल में जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस एटम को एज पे ले आओ, एज पे, तो आप देखो जिस कमरे में आप बैठे हो उसका कोई एक एज ले लो। जैसे मान लो हम अपने लेफ़्ट साइड का एज लिए, तो लेफ़्ट साइड का ये अपर एज लिया, तो ये वाला एज जो है ये कितने कमरों से जुड़ा होगा? 4 कमरों से। एक तो आप जिसमें हो उससे, फिर इस एज के लेफ़्ट में एक कमरा होगा, फिर जिसमें है उसके ऊपर एक कमरा होगा और लेफ़्ट के ऊपर एक कमरा होगा। तो ये वाला एज कितने कमरों से जुड़ा है बेटा? 8 यूनिट सेल पे। यानी कि एज जो है वो 4 यूनिट सेल से शेयर होता है। अब अगर एज पे आपने कोई फुटबॉल या एटम रख दिया तो वो एक फुटबॉल 4 कमरों में जाएगा, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा एज के एटम का? ये हो जाएगा 1/4। ठीक है। इसी तरीके से अब आप कॉर्नर से एज पे ले गए, एज से अब ले आओ फेस सेंटर पे। तो आप देख लो कमरे में 6 फेस हैं और किसी भी फेस की बात करो तो वो 2 कमरों में कॉमन है। यानी कि फेस जो होगा ये होगा 2 यूनिट सेल द्वारा शेयर। ठीक है। तो फेस पे जो एटम रखा गया है उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। अब इसको उठा के तुम यहाँ ले आओ, कहाँ पे? बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर मतलब कमरे के बिल्कुल बीचों बीच। तो बॉडी सेंटर वाला एटम किसी दूसरे कमरे से शेयर नहीं होगा, तो बॉडी सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1 होगा। ठीक है बेटा। देखना, कॉर्नर 8 यूनिट सेल से जुड़ा है तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। कॉर्नर से आए एज सेंटर पे, ये 4 से जुड़ा है तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। यहाँ से आए फेस सेंटर पे, फेस 2 यूनिट सेल से जुड़ा है तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। और अगर आप फेस से आ गए बॉडी सेंटर पे तो ये किसी भी कमरे से नहीं जुड़ा है, एक ही कमरे के अंदर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1। 1/8, 1/4, 1/2 एंड 1। तो एक्चुअल में यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट पे एटम रखे जाते हैं उनका टोटल पार्ट यूनिट सेल के अंदर नहीं होता है। कुछ पार्ट एक यूनिट सेल में होता है, कुछ पार्ट दूसरे यूनिट सेल में होता है। तो यही
कि कोई एटम किसी पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पे है तो उसका किसी यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। इसका एक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे उसका पोजीशन, फिर यहाँ पे लिख देंगे उसका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, उस पोजीशन के कितने लैटिस पॉइंट होंगे और सारे लैटिस पॉइंट की वजह से कितना टोटल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो लिस्ट बना लेते हैं। पहला रखते हैं कॉर्नर। अब कॉर्नर 8 यूनिट सेल से जुड़ा है तो हर एटम का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। कॉर्नर के लैटिस पॉइंट कितने होते हैं 8, तो 8 कॉर्नर के वजह से टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होगा। एक का कंट्रीब्यूशन है 1/8, टोटल है 8, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एज की बात करें, एज सेंटर, तो हमने बताया कि एज सेंटर 4 यूनिट सेल से जुड़ा होता है तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/4। एज सेंटर होते कितने हैं 12। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बेटा 1/4 × 12 यानी कि 3। यानी कि अगर एज सेंटर के सारे लैटिस पॉइंट पे आपने एटम रखा है तो उसके वजह से जो टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ 3 का होगा। ऐसे तो देखने में आपको 12 एटम है, लेकिन एक्चुअल में एक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 3 एटम ही होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फेस सेंटर की, तो फेस 2 यूनिट सेल से जुड़ा होता है तो कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। फेस होते हैं टोटल 6, तो लैटिस पॉइंट फेस के वजह से 6 हो जाएंगे, और अगर इसका कंट्रीब्यूशन टोटल निकालेंगे तो ये भी आएगा 3। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर सिर्फ एक ही यूनिट सेल से जुड़ा होता है तो इसका 100% कंट्रीब्यूशन होगा 1 होगा, और किसी भी यूनिट सेल में सिर्फ एक ही बॉडी सेंटर होता है तो लैटिस पॉइंट बॉडी सेंटर का 1 हो जाएगा, और इसका 1 × 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये टेबल थोड़ा सा आपको समझ के ध्यान में रखना है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा एक लैटिस पॉइंट की वजह से, और उसके जितने भी लैटिस पॉइंट हैं उनके वजह से टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और इसी को कहते हैं रैंक ऑफ सॉलिड, और रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। मतलब क्या है, देखो बेटा, जैसे मान लो हम लोग एससीसी की बात करें तो एससीसी में लैटिस पॉइंट कॉर्नर होता है, लैटिस पॉइंट, और 8 कॉर्नर हैं तो 8 कॉर्नर पे एटम होंगे, 8 कॉर्नर पे एटम होंगे, लेकिन हर एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट ही
इस यूनिट सेल के अंदर आएगा, बाकी 7/8 पार्ट अदर यूनिट सेल में चला जाएगा। इसका भी 1/8 इसी यूनिट सेल के अंदर रहेगा, इसका भी 1/8 इसी यूनिट सेल के अंदर रहेगा, इसका भी 1/8, सबका 1/8 ही यूनिट सेल के अंदर रहेगा और बाकी दूसरे यूनिट सेल में रहेंगे। तो एक्चुअल में जो ये 8 एटम हैं, इनका कितना पार्ट, कितना इफेक्टिव पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर है, वही कहलाता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल या रैंक। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे मान लो इसके केस में है, तो हमको पता है कि ये 8 एटम है कार्नर के, तो 8 होंगे, लैटिस पॉइंट 8 है, और इसमें से हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है, ये इसका कंट्रीब्यूशन है, तो ये 1 आ जाएगा। मान लो इसी में अगर बॉडी सेंटर पे भी रखा गया है, अगर ये BCC है, तो BCC के केस में कार्नर का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1 इफेक्टिव, और जो बॉडी के सेंटर पे है वो तो सिर्फ एक ही कमरे में है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है और लैटिस पॉइंट 1। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2। यानी कि जब भी हमको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल या रैंक या जेड निकालना है, तो उसका एक जनरल फार्मूला ये बनेगा कि जेड बराबर हम लेंगे लैटिस पॉइंट इनटू उस लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन प्लस दूसरा लैटिस पॉइंट प्लस इस लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे जितने भी हैं उनको ऐड करते चले जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास जेड का जो फार्मूला आएगा वो आएगा लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन का समेशन। ठीक है बेटा, हम अलग अलग लैटिस पॉइंट और उनका कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन प्लस नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन प्लस नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन करके निकाल लेंगे। जैसे हम लोग एक एक करके निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? SCC है। तो SCC का मतलब कि लैटिस पॉइंट सिर्फ कार्नर पे होगा। तो अगर हमको ZSCC निकालना है तो लैटिस पॉइंट कार्नर के कितने? 8 और इनका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। तो ZSCC कितना आ जाएगा बेटा? 1। ठीक है, इसी तरीके से हमको ZBCC निकालना है। तो BCC में क्या होगा? जो लैटिस पॉइंट होगा वो कार्नर पे होगा और कार्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे होगा। अब इसका जेड निकालना है तो हमको 2 जगह के लैटिस पॉइंट लेने हैं। एक पहले कार्नर का लिया तो कार्नर के 8 कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी सेंटर का एक ही लैटिस पॉइंट है, उसका कंट्रीब्यूशन 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा ZBCC बराबर 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको ZFCC निकालना है, फेस सेंटर, तो FCC के लिए हम यहाँ बना दें। एक तो कार्नर पे होंगे ही, ये तो हमेशा रहते हैं। इसके अलावा फेस के सेंटर पे, तो फेस कितने? 6 फेस। तो FCC कितना हो जाएगा? 8 कार्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस फेस कितने? 6 और कंट्रीब्यूशन कितना? फेस का कंट्रीब्यूशन हमेशा होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ZECC निकालते हैं तो कार्नर वाले तो होंगे ही, तो 8 × 1/8 प्लस इंड सेंटर कितने हैं? 12 हैं और कंट्रीब्यूशन कितना है?
1/4 है तो ये भी आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपको देखो एक्चुअल में तरीका तो आना ही चाहिए, रिजल्ट आपको याद होने चाहिए कि ZSCC कितना होगा 1। ये रिजल्ट बहुत ज़रूरी है आपको याद करने। ठीक है ना, तरीका तो आपको समझ के रखना ही है, साथ में आपको रिजल्ट भी याद रखना है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिट सेल का रैंक या जेड या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कि एक्चुअल में उस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हैं, जितने लैटिस पॉइंट हैं उतने इफेक्टिव रूप से नहीं होंगे। अब इसी चीज़ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमसे किसी आयनिक सॉलिड का या किसी सॉलिड का फार्मूला पूछा जाता है। फार्मूला ऑफ सॉलिड। तो एक्चुअल में जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो जब उनका फार्मूला पूछा जाता है तो उसके फार्मूले में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो बताया जाता है। सिंपल होल नंबर रेशियो। देखना, सिंपल पे भी ध्यान रखना, होल पे भी ध्यान रखना कि ये रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे हम कहें कि एक कोई सॉलिड है और इस सॉलिड के अंदर ये दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ए और बी। सपोज करो कि हमने कहा कि ए के 25 एटम हैं और बी के 100 एटम हैं, तो इस सॉलिड का फार्मूला क्या होगा? तो हम इनके जो एटम्स हैं इनका सिंपल और होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा A/B। कितना आएगा बेटा? 1/4। तो अब इसका फार्मूला हो जाएगा A1B4। अब 1 तो लिखते नहीं हैं तो सिंपल इसको लिखेंगे AB4। ठीक है, तो एक्चुअल में हमको क्या करना है कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं उनका इफेक्टिव नंबर निकाल लेना है, इफेक्टिव नंबर निकाल लेना है और फिर उनके रेशियो से हमको फार्मूला बना लेना है। ठीक है ना? क्वेश्चन से समझते हैं। चलो हम इसको 2-4 क्वेश्चन के थ्रू समझ के और देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। हाँ, तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन हमने लिखा आपके लिए कि डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ सॉलिड फॉर्म बाय ए एंड बी इन विच। अब ये 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हैं, हम लोग करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि कोई सॉलिड है और ये सॉलिड बना है ए और बी से, तो आपको इसका फार्मूला बताना है। पहले में जैसे हम पहला करें कि ए इज़ प्रेजेंट एट कॉर्नर। ए कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। एंड बी एट बॉडी सेंटर। और बी कहाँ प्रेजेंट है बेटा? बॉडी सेंटर पे। अब ज़रा इसको पहले हम लोग कर लेते हैं। इसे मान लो ये है, तो हम ए को दिखाते हैं ऐसे अभी और बी को दिखा दें ऐसे। ठीक है, तो ए हमारा कहाँ कहाँ है? कॉर्नर पे। तो चलो ये 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 4 5 6 7 और 8। 8 कॉर्नर पे ए हो गया। और बी कहाँ है? बॉडी सेंटर पे। तो ये बॉडी सेंटर हो गया। यहाँ पे हमने बी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका फार्मूला निकालना है। तो हमने क्या कहा था कि फार्मूला में इन एटम्स का ए और बी का इफेक्टिव नंबर निकाल के और उनका सिंपल रेशियो रिप्रेजेंट करेंगे
तो वो फार्मूला कहलाएगा इस सॉलिड का फार्मूला। अब देखो, तो एक्चुअल में हमको क्या करना है, ए का जेड और बी का जेड निकाल लेना है। तो अगर हम कहें जेड ऑफ ए, इफेक्टिव नंबर ऑफ ए, तो इफेक्टिव नंबर निकालने का तरीका क्या था बेटा, लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन। अब इसका लैटिस पॉइंट कहाँ पे है, कार्नर पे, तो ए 8 कार्नर पे है, तो टोटल लैटिस पॉइंट हो गया 8, और हर कार्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, यानी कि ए का जेड आ गया 1। इसी तरीके से अब जेड आप बी निकालेंगे। अगर आप जेड आप बी निकालोगे तो ये कहाँ पे है बेटा, बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर तो एक ही होता है और उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ बी आ गया 1। अब 1 1 है तो फार्मूला बनेगा ए बी, सिंपल। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। एक्चुअल में हमको क्या करना है, जो भी एटम है इन एटम्स का इफेक्टिव नंबर या जेड निकाल लेना है, और फिर इस जेड का सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल के, सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल के फार्मूला बना देना है। चलो सेकेंड पार्ट इसका देखो जरा। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि ए इज़ प्रेजेंट एट कार्नर एंड बी एट फेस सेंटर। अब बी कहाँ पे है, फेस सेंटर पे, इसी में हम कर लें, इसको सेकेंड कर लें। ए तो कार्नर पे ही है, बी कहाँ पे है बेटा, फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर 6 फेस है, बिठा दो फेस सेंटर पे, तो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। पीछे वाले के लिए हम यहाँ दिखाएंगे और आगे वाले के लिए यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। अब कार्नर का तो हिसाब किताब पहले जैसा है, तो जेड ए बराबर हो जाएगा 8 × 1/8 यानी कि 1। और अब जेड बी निकालना है, तो ये फेस सेंटर पे है, कितने होंगे 6, और कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा, फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि अब जो फार्मूला बनेगा सेकेंड केस में वो बनेगा AB3, AB3। क्लियर है बेटा, बोलो। चलो अब देख लेते हैं ज़रा थर्ड वाला, कितना आसान है। देखो हमको क्या करना है, जो जो एटम हैं उनका इफेक्टिव नंबर निकाल के और उसका रेशियो निकाल के और फार्मूले में मतलब ए और बी के साथ पुट कर देना है। ए एट कार्नर एंड बी एट एज सेंटर। बी कहाँ पे है बेटा, एज सेंटर पे है, तो एज सेंटर हटा पे रखो इसको, अब यहीं कर लेते हैं इसी सेम फिगर में। एज सेंटर 12 है, तो ये 12 जगह रख दो इसको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। बी कहाँ पे हो गए, एज सेंटर पे। अब ए तो पहले जैसा ही है, तो जेड ए अब भी 1 ही आएगा। अब हमको निकालना है जेड बी, तो एज सेंटर कितने हैं 12, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा 1/4, तो ये आ गया 3। तो अब फार्मूला क्या आ जाएगा, AB3। फिर से फार्मूला वही आ गया AB3, ठीक है। लास्ट देख लो, लास्ट में कह रहे हैं कि ए एट कार्नर एंड बी एट एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ए के लिए तो जेड ए अभी 1 ही आएगा और जेड बी कितना आएगा, किन्हीं 2 पे रखा है, यानी कि लैटिस पॉइंट 2 है और कंट्रीब्यूशन 1/2 है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि अब फार्मूला हो जाएगा ए बी। क्लियर है बेटा, बोलो। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉलिड का फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।